You know, if you still use a BlackBerry device as your cell phone, get ready to say goodbye. Tomorrow, BlackBerry will stop service for all of its classic devices. You could say it was the iPhone of the 2000s. Back then, you did not have a phone, you had a BlackBerry. The US president had a BlackBerry. Top CEOs had a BlackBerry. It was literally everywhere. रिसेंटली BlackBerry ने अनाउंस किया कि उनके जो पुराने फ़ोन्स हैं वो अब काम नहीं करेंगे, जिसके बाद कई सारे सेलिब्रिटीज और कई सारे लोग इमोशनल हुए। समंथा ने भी इस पर कहा कि दिस हर्ट्स। जब BlackBerry ने लोगों के दिलों में जगह बनाई ली थी तो अपना मार्केट शेयर बनाने में ये फेल क्यों हुए। चलो तो बात करते हैं BlackBerry के राइज एंड फॉल की। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं नावी म्यूचुअल फंड, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। BlackBerry को 1999 में RIM दैट इज रिसर्च इन मोशन ने डिजाइन और डेवलप किया था, जो कि एक कैनेडियन कंपनी है। 2000s में BlackBerry एक बहुत ही प्रीमियम और स्टैंडर्ड ब्रांड था, इसलिए कई सारे सेलिब्रिटीज, टॉप एग्जीक्यूटिव्स इसे यूज करते थे क्योंकि इसके फीचर्स कुछ इसी तरह के थे। प्राइवेसी, सिक्योरिटी और प्रीमियम लुक, इसकी वजह से ये फोन काफी ज्यादा डिमांड में था। इनफैक्ट 2009-10 तक इसके 8.5 करोड़ फोन सेल हो चुके थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2009 में इस कंपनी के पास यूएस में 50% मार्केट शेयर था और पूरी दुनिया में 20%। लेकिन अगले कुछ सालों में जो हुआ वो बड़ा शॉकिंग था। साल 2011 से कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ। जिस कंपनी के पास 2009 में 20% मार्केट शेयर था, उसका ये मार्केट शेयर 2012 तक 5% से भी कम हुआ। और इसके पीछे क्या कुछ मेन रीजंस है, इसके बारे में भी वीडियो में आगे हम बात करेंगे। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि ब्लू कलर में कंपनी का डिवाइस से आने वाला रेवेन्यू बताया गया है और 2011 से वो कितने तेजी से गिर रहा है वो आप देख सकते हो। इस ग्राफ में 2016 से तो डिवाइस रेवेन्यू को ढूंढना भी बहुत मुश्किल जा रहा है। तो 2011 में BlackBerry का जो टोटल रेवेन्यू था वो था 90,000 करोड़, जो कि 2016 तक सिर्फ 13,600 करोड़ पर आया और 2021 में सिर्फ और सिर्फ 6,700 करोड़। और इसमें भी मेन रेवेन्यू डिवाइस से नहीं आया है, वो आया है सॉफ्टवेयर और सर्विसेज से। क्योंकि 2016 से अपने स्मार्टफोन बिजनेस में फेल होने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो सॉफ्टवेयर और IoT बिजनेस पर फोकस करेंगे, लेकिन उसमें भी कंपनी को कुछ खास सक्सेस नहीं मिला। एक चीज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां से BlackBerry का डाउनफॉल शुरू हुआ वहीं से एप्पल का राइज शुरू हुआ। एप्पल ने 2007 में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था और 2010 में उन्होंने कुल मिलाकर टोटल 4 करोड़ आईफोन्स बेचे थे और इस आईफोन का सेल्स 2010 से तो और भी तेजी से बढ़ता चला गया। 2015 में कंपनी ने 23 करोड़ आईफोन बेचे थे और ये नंबर अभी भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कि BlackBerry एप्पल से बड़ी कंपनी थी और तब एप्पल एक इमर्जिंग कंपनी थी, लेकिन इनोवेशन की मदद से एप्पल ने अपनी ग्रोथ इतनी तेजी से जारी रखी कि आज वो एक $3 ट्रिलियन की कंपनी है, जहां पर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। अगर आप इंडिया की ऐसे ही इमर्जिंग लार्ज कैप कंपनीज को ढूंढ रहे हो तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 को समझना चाहिए। तो क्या है निफ्टी नेक्स्ट 50? इंडिया में 2 इंडेक्स पॉपुलर है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, और इन दोनों में भी मेनली लार्ज कैप कंपनीज इन्वॉल्व हैं और आपको हिस्टोरिकली सालाना 13 to 14% के रिटर्न्स मिले हैं। अगर रिस्क की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरेटिवली रिस्क कम होती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में निफ्टी 50 के बाद की 50 सबसे बड़ी कंपनीज है, जो कि इमर्जिंग लार्ज कैप कंपनीज है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो हिस्टोरिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 को पिछले 10 में से 7 साल में बीट किया है। यहाँ पर आपको 50 कंपनीज का काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, साथ ही बहुत अच्छा बैलेंस सेक्टर एलोकेशन भी। अपकमिंग राइजिंग सेक्टर्स के कई सारे स्टॉक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वॉल्व है, जैसे कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, SBI कार्ड्स एटसेट्रा। और अब आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि नावी म्यूचुअल फंड, जिसे बैक किया है फ्लिपकार्ट के कोफाउंडर सचिन बंसल ने, उन्होंने लॉन्च किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड NFO। यहाँ पर डायरेक्ट प्लान के लिए टोटल एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.12% है। तो जरूर आप इस पर अपना पूरा रिसर्च कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। ये NFO 14 जनवरी को बंद हो रहा है, तो नावी का निफ्टी नेक्स्ट 50 NFO जरूर चेकआउट कीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. आईफोन सेल्स की ग्रोथ आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं। 2009 में एप्पल का आईफोन से जो रेवेन्यू आता था वो टोटल रेवेन्यू के 25% था और अभी 2021 की बात करें तो एप्पल का 60% रेवेन्यू आईफोन से आता है। इनफैक्ट 2021 के एक क्वार्टर में ही आईफोन से आया हुआ जो सेल्स है वो है 4,95,000 करोड़। BlackBerry के फेल होने के पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कंपनी के फेलियर के पीछे बहुत बड़ा रोल। BlackBerry का कहना था कि हम अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन यहाँ पर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और फीचर्स मिसिंग थे। इनफैक्ट डेवलपर्स को यहाँ पर पूरी फ्रीडम नहीं थी ऐप को बिल्ड करने की, साथ ही उसे कस्टमाइज करने की, जो कि एंड्रॉइड और iOS इजीली प्रोवाइड कर रहे थे।
इसलिए ज्यादातर डेवलपर्स एंड्रॉइड और iOS पर एप्स बिल्ड करने लगे कंपेयर टू ब्लैकबेरी। नोकिया के केस में भी हमने इसी तरह का कुछ देखा था। तब उन्होंने नोकिया के फोन्स में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था, लेकिन वहां पर भी कई सारे लिमिटेशंस थे, जिसके चलते ऐप डेवलपर्स ने विंडोज के लिए ज्यादा ऐप्स नहीं बनाए। साथ ही नंबर ऑफ यूजर्स भी लिमिटेड थे, इसलिए कोई ज्यादा एफर्ट्स लेने के लिए तैयार भी नहीं था। तो इसी तरीके का सिमिलर प्रॉब्लम वहां पर भी आया था और इसका अंजाम फेस करना पड़ा यूजर्स को, जिनको स्मार्टफोन्स में लिमिटेड ऐप यूज करने की फैसिलिटी मिली। सेकेंड रीजन है इनोवेशन। कंपनी का हमेशा फोकस था क्वालिटी कीपैड पर, और एक टाइम कंपनी का ये सबसे खास फीचर भी था। बहुत सारे लोग इस क्लासिक कीपैड के लिए ब्लैकबेरी को खरीदना पसंद कर रहे थे और कंपनी ने सोचा कि हम इसे कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन इसी दौरान जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, तब उन्होंने कंप्लीटली टच स्क्रीन फोन लॉन्च किया। आईफोन आने से पहले जो स्मार्टफोन्स थे वो जनरली स्टाइलस की मदद से चलाने पड़ते थे, लेकिन आईफोन का जो कंसेप्ट था वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव था और इसी के चलते बहुत ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट के लिए क्रेजी हो गए और टच स्क्रीन फोन को यूज करने लगे। अब इस ट्रेंड को भांपने में ब्लैकबेरी कहीं ना कहीं पीछे रह गई और यही उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में उनका सबसे बड़ा कंपटीटर था आईफोन। और जब आईफोन एक साइड रिमार्केबल इनोवेशन कर रहा था, वही ब्लैकबेरी दूसरी साइड खामोश था। और ये चीज आपको तीसरे रीजन से क्लियरली पता चलेगी, और तीसरा रीजन है कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। इसे एक्सपेंस की बजाय आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के चलते कई सारी कंपनीज बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर आप इनोवेट करते रहोगे तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे। यही इस मार्केट की फिलॉसफी है और ये चीज कुछ नंबर्स की मदद से आसानी से समझी जा सकती है। एप्पल ने लगातार अपने रेवेन्यू का 7 to 9% पैसा R&D में इन्वेस्ट किया है, ताकि वो और बेहतरीन प्रोडक्ट निकाल सके और बेहतरीन चीजें इनोवेट कर सके। वही अगर हम ब्लैकबेरी की बात करते हो तो अपने पीक टाइम पर ब्लैकबेरी का जो R&D एक्सपेंस था वो 2.5 से 3% के करीब था, क्योंकि उन्हें लगा कि हमने कोड क्रैक कर लिया है, अब ज्यादा कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और जब वो तेजी से मार्केट शेयर खोने लगे, तब उन्होंने अचानक R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाई और बढ़ाकर 2015-16 तक 20% तक कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईफोन ने ऑलरेडी अपना पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। कुछ इसी तरह के केस नोकिया के साथ भी हुई थी, जिससे हमें लर्निंग मिलती है कि मार्केट में सिर्फ जगह बनाने से काम नहीं चलेगा। उस जगह को मेंटेन करने के लिए और बढ़ाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। उम्मीद है इस केस स्टडी से आप ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।